फिलहाल किस स्टेज पर पहुंच चुकी है और आगे क्या फर्दर होना है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश के लिए बहुत फायदे का है। ये नेशनल इंटरेस्ट में है और इसका बिल जो है पार्लियामेंट ने जेपीसी गठित की, जिसमें 39 मेंबर्स हैं और 2 नॉमिनेटेड है, 41 मेंबर्स हैं। तो सारे मेंबर्स जो हैं, मेरा मानना है कि बहुत अच्छी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, अच्छे क्लेरिफिकेशन, अच्छे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। और अभी हमने पूरे डिवाइड कर रखा है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जैसे लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, उसमें 2 में डिवाइड किया। फॉर्मर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स और लीगल लुमिनरीज। तो इसमें अभी तक कमेटी के सामने यूयू ललित, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आ चुके हैं। रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फॉर्मर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह के भी आ चुके हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमनी भी आए हैं। और उसके साथ साथ लीगल लुमिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हरीश साल्वे साहब भी, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो भी कमेटी के सामने आए। और इन सभी से बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन कमेटी को मिली और बहुत रिकमेंडेशन करने में कमेटी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और ऑलमोस्ट सभी ने वन नेशन वन इलेक्शन का लिए कहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा जो है, हम आप देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1.5 to 6% जीडीपी का फर्क पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में 1.5% जीडीपी जुड़ेगी। इसका सीधा मतलब ये होता है करीब 4,50,000 करोड़ रुपया भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा अगर एक साथ लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हों। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आप देखें कि इनडायरेक्ट बेनिफिट जो हैं, हमारे बार बार स्कूलें, चाहे विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के हों, स्कूलें जो हैं क्लोज होती हैं क्योंकि वहाँ पोलिंग बूथ लगते हैं। उसके बाद में हमारे टीचर्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा वोटर लिस्ट जो है लोकसभा की अलग बनती, विधानसभा की अलग बनती, तो उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले कभी भी वोटर लिस्ट का इलेक्शन का होता तो सबसे पहले मैन पावर जो यूज होती है वो टीचिंग कम्युनिटी होती है। एजुकेशन पे सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है और इसका आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना बड़ा नुकसान होता है। और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस जो हैं, उसमें वो रिजर्व पुलिस हैं, वो लगती हैं, उनके लाखों की संख्या में उनका डिप्लॉयमेंट होता है। उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की भी प्रॉब्लम आती है। हाँ, लेकिन जी सर, आप जैसे रिक्वायर्ड है हमारे देश के लिए, लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार यही कहता आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है हर चीज अपने हिसाब से करना चाहती है, अपने हित में करना चाहती है। इसमें भी वो सरकार का साथ देती नहीं दिख रही है। हालांकि अभी तो मीटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट सिर्फ अपना फायदा चाहती है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों को क्लब करना, एक साथ करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीजनल जो पार्टीज है वो एक कंसर्न जाहिर कर रही है कि व्हाट अबाउट द रीजनल पार्टी। उन्होंने कमेटी की मीटिंग में भी ये प्रश्न कुछ उठाए थे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप देखें कि भारत का संविधान की मंशा, इंटेंट एंड ऑब्जेक्ट जो है, लोकसभा का भी टेन्योर 5 इयर्स का है, मैक्सिमम टेन्योर, विधानसभा का भी मैक्सिमम टेन्योर 5 इयर्स का है। 1952 से 67 4 इलेक्शन जो हैं वो साथ साथ हुए, साइमल्टेनियस हुए। तो अगर आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती हैं, तो अगर पहला ये देखा जाए तो क्या वो गलत थे? और 7 करने के लिए कांग्रेस के टाइम में भी 7 विधानसभा को डिसॉल्व किया गया जल्दी, उनका टर्म पूरा नहीं हुआ, उनको डिसॉल्व कर करके लोकसभा के साथ करवाने के लिए कांग्रेस के टाइम में
ये किया गया, तो क्या वो गलत था? क्योंकि साथ करने के लिए किया गया। तो इसीलिए कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो कांग्रेस अगर कह रहे हैं, हो सकता कि पॉलिटिकली क्या रीजन है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस के खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लॉ कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने 2015 में रिपोर्ट दी। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, लॉ एंड जस्टिस कमेटी का, पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी का, तो वो चेयरमैन थे। तो 2015 में क्लियर कट कहा था वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं 2018 की, नीति आयोग का पेपर है, नीति आयोग ने भी कहा। उसके अलावा 1983 में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी ये बात कही। तो ये कोई अगर ये कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने शुरू किया, ये बहुत समय से चल रहा है, 1983 से रियलाइज किया जा रहा है। और उसके पहले भी मैं आपको बताया था, जब 1970s के पहले जब 7 विधानसभाओं को, स्टेट लेजिस्लेचर को भंग किया गया कि लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए, तो ये माइंड सेट शुरू से चल रहा। लेकिन क्योंकि 356 आर्टिकल का कई विधानसभाएं भंग करी गई, कई और कारण से भंग हुई, कई बार पार्लियामेंट का जो है उसको अर्ली डिसॉल्व किया गया, तो एक रेगुलर साइकिल जो थी वो ब्रेक हो गई। तो अब रेगुलर साइकिल को स्टेबलाइज करने के लिए मैकेनिज्म नेशनल इंटरेस्ट में निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सारे अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ हो गए तो इकोनॉमिकली देश को फायदा होगा, हर रूप में नेशनल इंटरेस्ट में होगा, गवर्नेंस जो है वो इफेक्टिव रहेगी। नहीं तो आप देखते हैं कि हर साल, इवन हर 5-6 महीने में कहीं न कहीं इलेक्शन होता है, ऐसा कभी नहीं जाता कि इलेक्शन नहीं हो रहा। तो हर साल 5-6 विधानसभाएं हुए उनमें इलेक्शन होता है। तो 30 विधानसभाएं हैं, तो अगर 5 साल 6 मान लें तो हर साल 6 का मतलब ये है कि पूरे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो लेजिस्लेटर हैं, चाहे एमएलए हों चाहे एमपीज हों, उन स्टेट में जाते हैं। पॉलिटिकल डिमांड होती है। अगर आप कहते हैं क्यों जाते हैं, इसको रोक नहीं सकते आप रोक नहीं सकते। उसका नुकसान क्या होता है, जिस पर्पज के लिए विधायक चुना जाता है, जिस पर्पज के लिए सांसद चुना जाता है, वो पूरे राउंड द ईयर 5 ईयर्स तक वो इलेक्शन मोड में रहता है, वो इलेक्शन मोड में रहता है। फिर जो गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इलेक्शन मोड, कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से वो रहती है। और फिर बाद में नेशनल लेवल पे भी जो है, जो काम जिस स्पीड से होना है देश में, वो स्पीड से नहीं हो पाता। मेरा मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन, अगर शुरू से ये साइकिल मेंटेन होती तो विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। 2047 के पहले ही भारत जो है वो विकसित हो जाता है। लेकिन अब सरकार का ये मानना है, बिल जो है, इस बिल के द्वारा, ये वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा, और चाहे विधानसभा लोकसभा हो और आने वाले टाइम में चाहे म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत इलेक्शन भी जो हों, जो कि हमारे हाई लेवल कमेटी ने माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने उसमें कहा है कि 100 डेज के अंदर अंदर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के बाद 100 डेज के अंदर अंदर सभी पंचायतों के और म्यूनसिपैलिटीज के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनके चुनाव भी हो जाना चाहिए। फिर कम से कम जो है पिछला जो टाइम मिलेगा 4.5 साल से ज़्यादा, लगातार उसमें गवर्नेंस में टाइम दिया जाएगा, देश के विकास के लिए दिया जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी। और एक साथ चुनाव का मतलब, कई बार लोग ये समझते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव का मतलब एक ही दिन हो जाना, ऐसा नहीं है। चुनाव फेजेज में है। जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं वो फेजेज में होते हैं, जैसे 1 महीने में पूरे होना या 2 महीने में लगातार चलना, अलग अलग फेज में, अलग अलग स्टेट में, जैसे अभी जो चल रहा है उसी हिसाब से होंगे। तो इलेक्शन मशीनरी जो है वो भी जो है अपना काम पूरा कर लेगी। नहीं तो इलेक्शन मशीनरी जो है पूरे 5 साल तक इलेक्शन मोड में रहती है, कहीं कहीं चुनाव होते हैं, वो पूरा प्लान नहीं कर पाती। और जो परसेंटेज टर्न आउट है उसका भी फर्क पड़ेगा। वोटर्स भी परेशान हो चुका है, बार बार इलेक्शन। और आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लेबर फोर्स, करीब 4 करोड़ 85 लाख
लेबर एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करता है। माइग्रेट करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो 2, 3, 4 दिन या 5 दिन की छुट्टी पे जाता है, लेकिन महीना भर भी लग जाता, 2 महीना भी लग जाता। तो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट क्या होता है, उसका इनडायरेक्ट असर जो होता है इकोनॉमी पे आता है, जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन कम होता है। तो ओवरऑल जो है पूरे देश को इसका नुकसान होता है। पूरा देश हमेशा पूरे 5 साल तक इलेक्शन मोड में रहता है। सर, एक जो अहम सवाल है कि जो स्टेक होल्डर्स है वो अपने व्यूज रख सकते हैं, हमें सबका व्यू लेना है, उसके बाद ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज अभी दिस इज इन प्रोसेस और बहुत ही प्राइमरी प्रोसेस में है। वेबसाइट सर कब तक लॉन्च हो जाएगी और क्या कुछ है? देखिए, 2 चीजों का साथ जो है कमेटी ने 2 बातों का निर्णय लिया था अपनी फर्स्ट सेकंड मीटिंग में। एक तो ये है कि एडवर्टीजमेंट जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली 106 न्यूज़पेपर सभी भाषाओं में, ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश, सभी भाषाओं में विज्ञापन जाए, जिससे कि सारे स्टेक होल्डर से जो भी देना चाहें अपनी ओपिनियन देवें, क्या ओपिनियन देना चाहते बिल पे। तो हम एक मोड है सुनने का पूरे सभी स्टेक होल्डर से। तो 140 करोड़ का देश है, उसमें सरकार का भी मानना है, कमेटी का भी मानना है कि सभी लोगों को सुना जाना चाहिए। और दूसरा जो है वेबसाइट के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर से उससे अपनी उनकी ओपिनियन, उसके बारे में उनकी सलाह क्या है, तो वेबसाइट के माध्यम से भी मंगाना का है। ये हमारी तरफ से प्रपोजल जो है वो लोकसभा सेक्रेटरीट को पहुंच चुका है, सेक्रेटरी जनरल के पास में। उसको एग्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि वेबसाइट करने का मतलब कितने स्टेक होल्डर्स देंगे तो वो क्रश नहीं हो जाए। तो उसके लिए मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और मुझे विश्वास है कि बहुत ही शीघ्र जो है इसकी अप्रूवल मिल जाएगी, और मिलने के बाद में वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाएगी। और जो ही वेबसाइट लॉन्च होगी तो क्योंकि उसमें QR कोड होगा, तो उसी समय न्यूज़पेपर में भी जो है वो एडवर्टीजमेंट होगा। तो उसके बाद में जो है स्टेक होल्डर्स अपना विचार दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। उन ओपिनियन को फिर पूरा पार्लियामेंट सेक्रेटरीट कंसीडर करेगा, कमेटी कंसीडर करेगी। एक और प्रोसेस है सर, टूर स्टार्ट होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी मेंबर्स हैं, या किस तरीके से आप विजिट करेंगे, लोगों के व्यूज लेंगे? देखिए, ऐसा है कि कमेटी का मानना है, ये सर्व समिति से निर्णय हुआ कि कमेटी को सारे स्टेट्स में बिना किसी भेदभाव के सब जगह हर स्टेट में जाना चाहिए, और जाकर करके हर स्टेट से उनकी ओपिनियन लाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। तो उसके लिए भी जो है अभी टूर शुरू करने के लिए इनिशियली अभी मई के महीने में और जून में, मई में सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र स्टेट को कवर किया जा रहा है, और उसके बाद में उत्तराखंड को, देहरादून, उसके बाद में जून के महीने में श्रीनगर कवर करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, एंड उसके बाद में चंडीगढ़, जिसमें पंजाब और हरियाणा जो हैं दोनों स्टेट और यूटी तीनों जो हैं एक साथ उनके लिए वहाँ पर जाकर के उनकी ओपिनियन लेंगे सभी स्टेक होल्डर्स की। जो हमने कैटेगरीज बनाई अलग अलग, जैसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीगल लुमिनरीज हैं, वहाँ के और भी जो लोग स्टेक होल्डर्स जो हैं जो कि कमेटी के सामने आकर करके अपनी बात बताना चाहते हैं, तो इन जगह पे जाकर करके इनको सुनेंगे सारा। सर, ये नेक्स्ट जो है वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग कब होनी है? कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है वो आएंगे, क्या रहेगा नेक्स्ट मीटिंग? देखिए, अभी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 22 को है, अप्रैल को। 22 अप्रैल को सुबह करीब 10:30 से टाइमिंग जो है, और शाम को मुझे लगता है 7 बजे तक चलने का है, बीच में लंच ब्रेक होगा। उसमें पहले स्लॉट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता जी आ रहे हैं, और उसके बाद में जो हैं डॉक्टर BS चौहान भी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने भी 2018 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट उनकी भी है। और उसके बाद में SN जहाज जो हैं
फॉर्मर चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट और फॉर्मर चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर के जो रह चुके हैं वो भी आएंगे। और उसके बाद में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लीगल लुमिनरी हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वो भी आएंगे 2 तारीख 22 को। सर एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन डिस्कशन होगा, फिर लाया जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर हमने देखा अभी जो रिसेंट जो बिल पास हुआ वो था वक्फ अमेंडमेंट बिल, उस पे लंबी बहस हुई, डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई और उसके बाद ये बिल लाया गया। लेकिन अगर बात करें इस बिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे बंच ऑफ पिटीशन फाइल हुए इसके अगेंस्ट, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और हमने देखा कि जब मीटिंग भी हुई थी इनकी जेपीसी की, उस दौरान भी जो चेयरमैन थे उनको भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़े, बहुत सारे उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने नहीं सुना। बट अब आप एक और महत्वपूर्ण जो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, इस पर डिस्कशन करें। आपके लिए बीइंग अ चेयरमैन कितना डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है ये हैंडल करना, या फिर कुछ अलग यहाँ इस वाले में आपको लग रहा है इस बिल में जो डिस्कशन चल रहा है? जो देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में 41 मेंबर्स हैं। हम सब मिल करके, ये एक आदमी का काम नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम 41 मेंबर्स जो हैं कमेटी के, वो सब मिल करके काम करेंगे। इसलिए कोई मुश्किल का काम नहीं, जब 41 लोग साथ काम करेंगे तो मुश्किल का काम नहीं। और जहाँ तक चैलेंज की बात है किसी भी एक्ट की, तो उसमें आप देखिए कि हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर का अपना अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है। तो हमारे यहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो जुडिशरी के लिए कोई भी अपना एक्ट जो है वो भारत के संविधान के तहत में उसको चैलेंज कर सकता है। दैट रेमेडी इज अवेलेबल। ऐसा नहीं कि एक्ट पास होने के बाद में किसी को इस तरह का एक्ट में नहीं लिखा जा सकता कि आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। तो चैलेंज कोई एक नई बात नहीं, आज तक होता है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जिसको कि चैलेंज क्यों हो गया। रिकॉर्ड मिल गया स्टेटमेंट पे और सेंट्रल भी इस पर 7 दिन बाद रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा जगह जगह हिंसा हुई, हंगामा हुआ, खासकर पश्चिम बंगाल की बात करें, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है? देखिए, जहाँ तक वक्त अमेंडमेंट की बात है, ये पार्लियामेंट के द्वारा हुआ और पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल पास होता है तो मेजॉरिटी से होता है, लेकिन उसके बाद में फाइनली माना जाता है कि पूरी पार्लियामेंट के द्वारा हुआ। ये नहीं कहा जाता कि इतने वोटर से हुआ। तो जब लॉ पास हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, हिंसा बहुत ही खेदजनक है, ये नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है खास करके, और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है उसको, क्योंकि जब भी आपकी किसी की ग्रीवेंसेस हैं, ग्रीवेंसेस तो हो सकती है, किसी को ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी में कोई भी जो है एक्ट को चैलेंज कर सकता है, ऐसा तो बाहर तो नहीं है। तो अगर चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो जब फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्या फैसला आता है। और मेरा मानना है कि हिंसा का भारत जैसे देश में, प्रजातंत्र में कहीं स्थान नहीं है और बहुत ही खेदजनक है। एक सवाल सर, उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिल को मंजूरी देने की समय सीमा जो है तय की थी। इस पर धनखड़ जी ने कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है और संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने ये टिप्पणी की है बेसिकली कि जज जो है सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं, इसके आदेश नहीं दे सकते। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के तहत बहुत बड़ा पद है, और वैसे भी हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी बहुत ही लीगल लुमिनरी भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, और बहुत ही कानून का उनको ज्ञान है। भारत के संविधान की उनकी बहुत गहरा उनको नॉलेज है। मेरा मानना है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है,
मुझे नहीं लगता कि इस स्टेट में कोई कमी है या इस स्टेट में कोई गलत है। और ये स्टेटमेंट मेरा मानना है कि भारत के संविधान के सम्मत है। इस पॉइंट पे मैं उनके साथ पूरा उनके साथ हूँ और स्टेटमेंट उनका जो है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो भारत के संविधान के तहत ही दिया है।